लड़की को कैसे मारा? लड़की के गले पे दुपट्टे का निशान नहीं है, लड़की के गले पे उसको घोटा गया है खींच के, ऐसा निशान है। इन्वेस्टिगेशन बिठानी चाहिए सबसे पहले, जिन्होंने सबसे पहले इन्वेस्टिगेट किया था तुषार का केस, उनके ऊपर कार्रवाई सबसे पहले होनी चाहिए कि इतनी लापरवाही एक लड़की की निर्मम हत्या में कैसे हो गई। क्यों उसके घर पे साथ के साथ सीबीआई फॉरेंसिक की टीम क्यों नहीं पहुंची? क्यों वो पूरे घर में जहां क्राइम हुआ है वहां पे गिरबाला उसकी पूरी फैमिली को लिबर्टी थी 10 दिन तक रहने की? तो ब्लेमिंग द पेरेंट्स डजंट मेक एनी सेंस कि पेरेंट्स ने नहीं किया होगा, क्योंकि वो खुद अपने डिसीजंस ले सकती थी और वो खुद डिसीजन ले रही थी, एंड दैट्स व्हाई शी वाज प्लानिंग, बिकॉज शी अंडरस्टूड द होल एनवायरनमेंट कि उसको किस तरीके से ट्रैप किया गया है और वो उसको वहां से ना निकलने देंगे और वो ना उसको वहां पे रहने देंगे। ये जो इतनी रिग्रेसिव सोच है ना, ये सब कुछ जो तुषार के साथ हुआ है, ये सबका मिल मिलाकर जो रिजल्ट है वो ये आया है। और कहीं भी पढ़े लिखे समाज, अमीर समाज को लग रहा है कि ये हादसा उनकी दरवाजे पे कभी नहीं खटखटाएगा और उन्हें लग रहा है कि है तुषार जैसा केस हमारे यहाँ नहीं होगा। आप बहुत बड़े डिलूलू में रह रहे हैं, डिल्यूजनल वर्ल्ड में रह रहे हैं। उसकी शादी को वो खुद डिसॉल्व करना चाह रही थी, इसीलिए वो वापस आ रही थी 15th को। मैं लोगों से ये सवाल करना चाहती हूँ कि चलिए मान लीजिए उस दिन त्विषा अगर चुपचाप भी निकल जाती, क्या गारंटी है कि समर्थ उसका पीछा नहीं करता? समर्थ वो उसको किसी भी तरीके से एलिमिनेट कर सकता था। ये ब्यूरोक्रेट्स हैं एंड इनकी जो साइकोलॉजी होगी ये बहुत डिफरेंट होगी, एंड त्विषा बीइंग अ स्मार्ट एंड इंडिपेंडेंट गर्ल गॉट ट्रैप्ड, तो उसके ऊपर वो भारी पड़े बेसिकली देखा जाए तो। और वो एक्सपीरियंस्ड भी थे, बिकॉज उनकी प्रीवियस डॉटर इन लॉ को भी वो अच्छे से साइड में हटा चुके थे, एंड उसकी प्रीवियस डॉटर इन लॉ से एनडीए साइन कराए हुए उन्होंने कि यू कैन नॉट स्पीक यू कैन नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड। त्विषा उनको लगी बहुत स्ट्रॉन्ग कि ये बंदी नहीं दबेगी, वो दबाना चाह रहे होंगे, एंड इसके लिए आई थिंक ऑल ऑफ दिस हैपेंड। सीबीआई अगर ये सोच भी रही है कि हम कुछ भी आलतू फालतू की डॉक्यूमेंटेशन डाल के इस केस को क्लोज कर देंगे, ना ही तुषा की फैमिली इस हक में है, ना ही देश इस हक में है। गरिमा, आपको पता है कि ये इंटरव्यू आज हम जो कर रहे हैं वो हम त्विषा के कुछ ऐसे लाइफ के पार्ट को हाईलाइट करने के लिए कर रहे हैं जो मैं चाहती हूँ या आप चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे। Yeah. आई एम पूर्वा श्रीवास्तव एंड आई वर्क फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। आई ऑलवेज थिंक कि अगर किसी लड़की के साथ में घर में कुछ बुरा हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ वो खुद या उसकी फैमिली नहीं है, बल्कि देयर इज सो मच बियॉन्ड, एंड आप त्विषा की बहुत क्लोज हैं। तो हम जो स्टार्ट करेंगे इस इंटरव्यू को, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ व्हाट इज योर रिलेशनशिप विथ त्विषा फर्स्ट। आप कैसे जानते हो उनको, उनकी फैमिली को, सो दैट जो ऑडियंस हमारी इंटरव्यू देखेंगे उनको पता होगा कि आप क्यों उनसे इतना क्लोज है। एंड देर आर सो मेनी, I mean, there are very less people who actually take stand in such situations. I've seen a lot of people, अगर घर में कोई ऐसी ट्रेजेडी होती है तो सबसे पहले लोग अपने पीछे छुड़ा के भाग जाते हैं। इवन अगर उनके घर में कोई इंटरव्यू के लिए आता है तो लोग बोल देते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता है। That's what they do. So kudos to you first of all for standing up for her, and I'm feeling very proud of you for what you're doing थैंक today. यू, थैंक यू, थैंक यू। सो मेरा वैसे नाम गरिमा है, बट त्विषा और घर वालों के लिए इट वाज नैना, पर त्विषा ने उसको फर्दर नैनू वर्ग कर दिया था, तो वो मुझे नैनू बुलाती थी। और उसका और मेरा दो रिश्ते हैं। एक रिश्ता है जो रिश्ता ही होता है, रिलेटिव वाला। मेरी मामी उसकी बुआ है। Okay. तो मेरी रियल मामी और उसकी बुआ सेम है। तो मैं पहली बार मेरे मामा जी की शादी जब हुई थी तब मैं मिली थी, और उसकी बुआ की शादी मेरे मामा जी से हुई थी। आई वॉज इन 1995। हम पहली बार मिले थे नोएडा में। हमारी पहली मुलाकात में ही बहुत भयानक लड़ाई हुई थी। Oh. वी वर जस्ट 5 years ओल्ड उस टाइम पे। और उसके बाद भी मेरी मामी ने शादी के बाद मुझे अपने मायके ले गई, एंड वहाँ तुषा फिर थी, हमारी फिर लड़ाई हुई। फिर लड़ाई के बाद हमारे पेरेंट्स ने, उसकी मम्मा ने, रेखा मामी जी ने, तुषा की मदर ने हमें हमारा रिकनसाइल कराया। एंड उसके बाद से हम लोग फ्रेंड्स ऐसे बने कि हमारी दोस्ती टूटना नामुमकिन था। और हमने एक पैक्ट बनाया था कि हम कभी कजिन्स नहीं रहेंगे, हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहेंगे।
हमें एक दूसरे की फैमिलीज के बारे में हमेशा पता रहेगा, लेकिन हम जब भी मिलेंगे विल नॉट डिस्कस अबाउट द फैमिलीज, विल ओनली डिस्कस अबाउट अस। फिर त्विषा हाथरस में थी, मेरी नानी हाथरस में थी। गर्मियों की छुट्टी, मेरी गर्मियों की छुट्टी का मतलब था त्विषा, टुक टुक। हम्म। गर्मियों की छुट्टियां टुक टुक, सर्दियों की छुट्टियां टुक टुक। तो 9th स्टैंडर्ड तक वो हाथरस में रही थी और 10th के बाद वो पुणे गई थी। तब एक हमारा गैप आया था पुणे में, फिर वहां पे उसने अपना हाई स्कूल सेकेंडरी सब वहीं से किया, एंड देन शी मूव टू इंदिरा कॉलेज फॉर हर ग्रेजुएशन। और मैं यहाँ अपना ग्रेजुएशन इंडिविजुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी में कर रही थी। उस समय ब्रेक आया था, एंड देन वी फाउंड ईच अदर अगेन ऑन फेसबुक। तो फेसबुक से कनेक्ट हुए, एंड देन Tusha flew to Delhi to meet me, and then quite a few times I went to Bombay also when Tusha was pursuing her career in the field of acting and other things as well. तो उसका फर्स्ट कमर्शियल जो प्रिंटिंग कमर्शियल था डव का, उसने मुझे भेजा, देख नैनू मैंने ये किया है। मैंने कहा टुक टुक, माइंड ब्लोइंग यार, ये तो तू छा गई, तू तो न्यूज़पेपर में आ गई एंड ऑल ऑफ दैट। एंड शी हैड ब्यूटिफुल हेयर, ब्यूटिफुल स्किन। तो मेरे को पता था कि शी वुड क्रैक इट। बट येस ऑफ कोर्स, त्विषा और मेरे बीच में एक चीज बहुत कॉमन थी, वो थी प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। when it comes to family, when it comes to friends, we might not be very evolved and mature। हम उस टाइम पे शायद मेच्योर नहीं थे, इवॉल्व नहीं थे, लेकिन हमें सही गलत की पहचान फिर भी थी। तो शायद ऐसी बंदी थी कि जो अगर उसके घर में किसी रिश्तेदार ने भी कुछ भी गलत किया, वो बंदी 2 मिनट नहीं सोचती थी, वो उसको झाड़ देती थी, उतार देती थी। उसको फर्क नहीं पड़ता था कि वो कितना बड़ा है कितना छोटा है। वो बहुत बोल्ड थी। शी कुडंट टेक injustice। That is her personality, that was her personality from the beginning। तुषा इसलिए भी बहुत बोल्ड थी क्योंकि उसके फादर मेजोरिटी ऑफ हिज लाइफ वो इंडिया से बाहर ही रहे थे, मामा जी। कजाकिस्तान, रशिया, यहाँ इधर उधर बहुत रहे थे। तो वो घर में अपने आप को अकाउंटेबल समझती थी कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई मॉम, मेरे छोटा भाई। हर्षित जो आज आप देखते हो आर्मी में है, हमारे लिए तो छोटा भाई था जो बहुत शैतान था। तो टुक टुक और हर्षित का माँ बेटे जैसा ही रिश्ता है एक्चुअली। तो टुक ने उसको बेटे की तरह रखा है। तभी आपने देखा होगा हर्षित जिस तरीके से इस केस में बिल्कुल डट के खड़ा हुआ है, वो इसीलिए क्योंकि उसको अपनी बहन का प्यार और अपनी माँ का प्यार एक ही व्यक्ति से मिला है। तो ये थी तुषा मेरी कहानी। और लास्ट टाइम तुषा मेरी शादी के बाद यहाँ देहरादून आई थी 10 दिन के लिए, हम लोगों ने हम्म। बहुत एंजॉय किया था। 2021, 2022, 23 में बहुत गैप आया था बिकॉज शी वॉज ट्रैवलिंग टू हैदराबाद, समटाइम्स मुंबई। आई वॉज हियर मैरिड, सो आई couldn't find time। My mother-in-law had cancer, so I was busy with all of that, lot of weddings, lot of medical things happening here। And when I finally recovered from all of that, शी वॉज अगेन इन हैदराबाद। हम्म। तो वो हैदराबाद में थी, हैदराबाद से वो आई है आई थिंक 24-25 में वो फाइनली मूव किया है उसने। एंड देन वी हैड few conversations in between, but she never told me about the dating part yet, कि she ओके। is dating, because she wasn't sure about where is this life going now। तो she हम्म। wasn't sure, and हमारा एक ब्रेक आ गया था, बहुत ही ज्यादा लंबा ब्रेक आ गया था। उसी ब्रेक में ये मिली थी। एंड लास्ट मैं हाथरस थी 2026 के अप्रैल में। दैट मिली वाज थी ट्वेंटी मीन्स सेकेंड ऑफ समर्थ से। समर्थ से। समर्थ के साथ डेटिंग और शादी की जब मुझे खबर आई तो मैं बहुत हम्म। शॉक थी। और मैं हम्म। नाराज भी थी कि अचानक से ये शादी की खबर कैसे आ गई। तो हम्म। मैंने मम्मा ने मेरे को बताया कि लड़का लॉयर है, उसकी वाइफ, उसकी जो मदर इन लॉ है वो रिटायर्ड जज है। आई एम गोना बी ऑनेस्ट, पहले तो मैं सोच सोच के और सुन के मुझे थोड़ा सही नहीं लगा था, बिकॉज हम्म। ब्यूरोक्रेट्स फैमिली है, लॉयर है। मेरे मैं दिल्ली में रही हूँ, एंड आई हैव बीन बॉर्डर लाइन इनटू स्टूडेंट पॉलिटिक्स एज वेल, सो आई हैड गुड एक्सपोजर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स कैसे होते हैं, पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं, हाउ इज दिस। मेरे को समझ नहीं आया था। बट मैं उसकी शादी में नहीं जा पाई थी क्योंकि मैं अपने ससुराल में एक शादी अटेंड करी थी, एंड सरप्राइजिंगली वो मेरी शादी में नहीं आ पाई क्योंकि हर्षित की पासिंग सेरेमनी थी 2016 में। सो वी मेड अ जोक अबाउट इट कि ये सही है, हम दोनों एक दूसरे की शादी में तो हो है नहीं और दूसरों की शादी अटेंड कर रहे हैं। उसके बाद उसका एक बहुत ही अबनॉर्मल सा साइलेंस आ गया सबके साथ, सबके साथ। शी वॉजेंट टेलिंग अबाउट हर लाइफ टू एनी वन, एंड आई थॉट शी इज टेकिंग हर न्यू लाइफ रोल्स सीरियसली। वो अपने लाइफ के नए रोल्स में जा रही है, बिकॉज आई हैव बीन मैरिड फॉर ऑलमोस्ट 10 years। तो मुझे भी पता है कि जो साथ शादी का जो फर्स्ट और सेकंड ईयर होता है,
चाहे आप कितनी ही सुलझी हुई फैमिली में जाओ, एंड आई एम ब्लेस्ड इट्स विद अ टफ। वेरी गुड फैमिली, और कैसी भी फैमिली में जाओ, आपको कैलकुलेशन एडजस्टमेंट पीरियड में बहुत टाइम लगता है, ट्रू। right? And you do it for the partner, right? या। Agar from the day one, if I find that my husband is not very supportive, then somehow it will be a setback. बहुत हम्म। बड़ा सेटबैक होगा। वो किसी से डिस्कस नहीं करी थी, अनयूजुअल था। तो 2026 के 22 अप्रैल को हमारे कजिन की शादी थी मेरे मम्मा के साइड में। दैट्स व्हेन आई मेट माय मामा मामी, मैं उनके यहाँ रुकी थी, और हमारी कजिन विधि। मैंने विधि से पूछा कि टुक टुक दीदी कैसी हैं, तो कहती टुक टुक दीदी ठीक है। मैंने कहा वो क्या मुझसे नाराज वराज है, सबसे नाराज है? कहती नहीं नहीं, वो तो ठीक है, मस्त है, अपना भोपाल में है। मैंने कहा किसी से बात क्यों नहीं कर रही है वो? कहती यार दीदी पता नहीं, लेकिन मम्मी को तो ये बताया है कि सब ठीक है, सब ठीक है। 22 को शादी हुई है, 23 को मैंने फिर से अपनी मामी जी को बोला है कि टुक टुक को बोलना मुझे फोन करे। और हम्म। मुझे भी ये बात पता चली है कि टुक टुक ने बोला था कि मैं नसीराबाद आऊंगी, तब मैं हम्म। नैनू को कॉल करूंगी, मैं सबको कॉल करूंगी एक बार। ये सब नहीं पता था, बैकग्राउंड में ये सब चल रहा है, इसीलिए वो हम्म। बोल रही है, अनाउंसमेंट कर रही है कि मैं 24 के बाद सबसे बात करूंगी। हम्म। उसके बाद मैं योगा क्लास ले रही थी सुबह 6 बजे ऑनलाइन, और रात को 11 मई, 12 मई नहीं, 11 मई की रात के 10:30 11 बजे मुझे विधि के कॉल्स आए। मैं नहीं अटेंड कर पाई क्योंकि आई एम एन अर्ली स्लीपर, आई स्लीप वेरी अर्ली। मैं हम्म। सुबह उठी ना, तो मैं थोड़ा सा मॉर्निंग मूड में उठी थी, मेरा फोन उठाने का मन नहीं था। एंड सरप्राइजिंगली विधि ने मुझे इतने कॉल्स किए थे, मैंने कहा विधि यार क्या है, तू उस कॉल पे कॉल किए जा रही है? कहती दीदी इट्स समथिंग अर्जेंट। मैंने कहा क्या हो गया अर्जेंट? तू नवीन को कॉल कर ले, माय हस्बैंड। मैंने कहा उसको कॉल कर लिया, मुझे वॉइस नोट भेज दे। दीदी अर्जेंट नहीं होता तो मैं आपको कॉल नहीं करती। उसने बस हम्म। इतना लिखा, टुक टुक दीदी। ओके। एंड समथिंग इन माई हार्ट सैक। हम्म। मेरा अजम्पशन ही हो ही गया। मुझे ऐसा लगा कि शी इज नॉट देयर। मेरे को ऐसा लगा, मेरी बॉडी में एक बहुत बड़ा जर्क आया। एंड आई स्टिल हैव दैट टेक्स्ट, आई विल सेंड इट टू यू द स्क्रीनशॉट। मैंने कहा टुक टुक नहीं रही? कहती हाँ दीदी, कुछ बहुत बुरा हुआ है उनके साथ, एंड शी इज नो मोर। उन्होंने उनको मारा है, उन्होंने खुद अपनी लाइफ ली है, कुछ नहीं पता मुझे। एंड आई वॉज ऑन सेशन विद माई स्टूडेंट, और मेरे स्टूडेंट ने ये रियलाइज किया, गरिमा यू आर नॉट लुकिंग फाइन, व्हाट हैपेंड? एज लाइक, ये मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट है। मैंने कहा यू नो व्हाट, समथिंग टेरिबल हैज हैपेंड टू माय कजिन। और उसने मुझे बोला ये आपकी पुणे वाली कजिन है जिसकी बात कर रहे हो? एंड हम्म। अगर ये इंटरव्यू देखेगा वो, तो वो भी शॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि उसने इस चीज को कहा है कि मैम मुझे लगता है वो पुणे वाली जो कजन है आपकी, बता रहे थे आप थोड़े दिन पहले। एंड देन आई कॉल्ड, एंड 2 hours later I got her first pictures from the mortuary. मेरा फोन गिर गया, मैं गिर गई, इट कोलैप्स्ड, द वर्ल्ड instantly collapsed for me. My fear came true. I was cursing myself कि मैंने ऐसा सोचा भी क्यों, कि कभी कुछ ऐसा किसी के साथ हो सकता है। मैंने उस समय इंस्टेंटली, मेरे को ये थॉट क्यों आया, टुक टुक को कुछ हो गया है। और जब मैं भोपाल पहुंची, तो जो पिक्चर मेरे सामने आई, उसने मेरी रियलिटी और मेरे फिक्शन के बीच का जो लाइन होता है, उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया। क्या देखा आपने? जैसे ही मैं पहुंची भोपाल, तो आई मेट मामी जी। हम्म। फोन पे मुझे सारी खबर मिल गई थी, ऐसा ऐसा हुआ है। मामी जी मिली। टुक टुक के फादर डेvastated थे, क्योंकि टुक टुक का एक बहुत स्पेशल रिलेशनशिप अपने फादर के साथ था, बहुत ज्यादा। हमारे पूरे परिवार में उसके फादर की मिसाल दी जाती है कि अगर बेटी को मजबूत बनाना है तो कोई नवीन मामा जी से सीखे। और मैं हमेशा बोलती थी, मैंने कहा टुक टुक के फादर का नाम नवीन है, मेरे हस्बैंड का नाम नवीन है। और नवीन एक बार मामा जी से मिले भी थे, तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। यार हम्म। टुक टुक के फादर बहुत सही है यार, टुक टुक के फादर, तुम दोनों बहनें तो झल्ली हो, तुम्हारे देखो पापा लोग कितने पापा। मस्त है। हाँ, तो मैंने मामा जी को तब देखा, तो मुझे तो पता था कि ये सिर्फ एक आदमी है जो जिंदा है। मुझे पता था टुक टुक अपने साथ बहुत लोगों को ले गई। मॉर्चरी में मैं उसको देख नहीं पाई थी, लेकिन जो मेरे को फोटोज मिली, जैसे ही मैंने उसका गला ध्यान से देखा, मुझे पता था कि ये नॉर्मल कुछ है नहीं, ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो रखी है। उसकी बॉडी पे एंटीमॉर्टम मार्क्स थे, जो बिफोर जो हमारे को ये रिपोर्ट मिली थी ऑटोप्सी की, उससे पहले ही हमने देख लिए थे। उसके फादर मदर और कुछ रिलेटिव्स थे जिन्होंने उसको, उसकी बॉडी भी देखी थी, तो उनको भी दिख रहा था कि उसकी बॉडी पे इंजरी मार्क्स हैं। और त्विषा उनमें से तो थी नहीं कि जो आत्महत्या कर ले।
मैंने तुषार की लाइफ के बहुत डार्क फेजेस देखे हैं और बहुत ही ज्यादा खतरनाक फेजेस देखे हैं, बिकॉज जिस इंडस्ट्री में वो थी, शी वॉज नॉट विलिंग टू डू एनी थिंग दैट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू हर प्रिंसिपल, दैट इज वाई शी हैड टू सफर अ लॉट इन द इंडस्ट्री। कहती मैं गरीब नैनू कभी कुछ उल्टा सीधा कर ही नहीं सकती, आई वुड रादर बी आउट ऑफ द इंडस्ट्री, एंड दैट्स व्हाट शी डिड। दैट्स व्हाट शी इनिशियली, आफ्टर स्पेंडिंग गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन द इंडस्ट्री, उसने यही किया। आत्महत्या अगर करनी होती तुषार को तो वो तब करती जब उसका करियर नहीं बन रहा था, लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा था, रिलेशनशिप फॉल अपार्ट हो रहा था। वो एक एज होती है जहां पे आप ये मेच्योर डिसीजन ले नहीं पाते हो वेदर यू वांट टू लिव और नॉट। उसने तब नहीं किया तो वो अब क्यों करेगी? और जबकि जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आई थी, क्योंकि मैंने ना अपना इंस्टाग्राम भी सस्पेंड कर दिया था बहुत टाइम के लिए, वो आई रियली वांटेड टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट कि हम्म। एक्चुअली में हुआ क्या है, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, जो भी उसकी चोटें थी, जो भी नैरेटिव मेरे को बताया गया था ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने उस दिन एज लाइक यू नो आई बिकेम अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर फॉर हर कि हम्म। मुझे जानना है क्या क्या हुआ, लेट्स कीप द इमोशंस असाइड। एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू मी was also pointing towards a theory of murder, कि इट हैज बीन प्री मेडिटेटेड एंड इट वॉज अ मर्डर। समर्थ की हिस्ट्री को जानते हुए, समर्थ की मदर इन लॉ की हिस्ट्री को जानते हुए भी मेरे को 100% लग रहा था ये मर्डर ही है, बिकॉज पास्ट में भी उनके डॉटर इन यस। लॉ के साथ भी उनका बिहेवियर जो था बड़ा सस्पिशियस था। हम्म। उसने भी उस परिवार को छोड़ दिया था। यहाँ पे गिरिबाला जी का जो पूरा करियर है और उसका जो उन्होंने पावर बनाई है, वो मुझे हम्म। प्रेजेंट में दिख रही थी, क्योंकि एक एफआईआर तक भी दर्ज नहीं हो रही थी हमारी। समर्थ का भाग जाना, समर्थ पहले नहीं, एक बार नहीं भागा है, समर्थ 2 बार गया है। एक बार तुषार की बॉडी को हॉस्पिटल में पंचनामा करने के बाद 45 मिनट्स तक वो गायब था, और दूसरी बार जब वो लिटरली 10 दिन के लिए भाग गया। पर और क्यों भागे हो भाई तुम 10 दिन के लिए? तुम मैराथन पे गए हो, तुम्हारी बीवी वहां पड़ी हुई है, मर चुकी है, और तुम 10 दिन के लिए गायब हो क्योंकि तुम एंड अपने इस आप पे को सही साबित करने कर रहे हो। पुलिस ने इस पे आपको क्या जस्टिफिकेशन दिया है कि वो 10 दिन जो बंदा गायब था, तो क्या जस्टिफिकेशन दिया पुलिस ने आपको इस पे? पूर्वा, बड़ी हैरानी की बात है कि पुलिस ने जस्टिफिकेशन नहीं दिया, क्योंकि पुलिस की कोई वैल्यू ही नहीं थी। जस्टिफिकेशन गिरबाला ने दिया था। पुलिस ने तो इस बारे में कुछ बोला ही नहीं है, पुलिस ने तो इस चीज को रजिस्टर ही नहीं किया। गिरिबाला सफाइयां दे रही थी इंटरव्यू में कि मेरा बेटा इसलिए गया है क्योंकि वो अपने जितने भी हक हैं कानूनी उनको एग्जॉस्ट करेगा, उनको एक्सरसाइज करेगा। तो पुलिस ने अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है आज तक की डेट में। जो कार्रवाई अब कोर्ट में होगी उसमें पुलिस क्या कहती है वो मुझे अभी तक नहीं पता है। लेकिन जो अदरवाइज हमने जो एटीट्यूड देखा है पुलिस का, लग रहा था कि पुलिस उन्हीं के रिश्तेदार है, और ये काफी जगह प्रूव भी हुआ था। तुषा की ऑटोप्सी जब हुई थी और जब तुषा को मुर्दा घर में लेके गए थे, तो वहां राजबाला थी ऑलरेडी, जो गिरिबाला की बहन है। ऑटोप्सी तब हो चुकी थी जब तक हमारी फैमिली आती और देखती प्रॉपरली, और हमें तो उसी दिन दिया जा रहा था तुषा को कि आप जाइए इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। लेकिन समथिंग स्ट्रक विद अस, वी न्यू दैट इट इज नॉट राइट, बिकॉज 10:40 तक वो लड़की बात कर रही है अपनी मम्मा से, घबराई हुई है, डरी हुई है। और अब तो जो आपकी चार्जशीट है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि तुषा रो रही थी, तुषा ने 10 बार बोला कि वो बहुत अग्रेसिव हो रहा है। समर्थ को अचानक से क्या हो गया, ये वर्ड है, सडनली बहुत अग्रेसिव हुआ है। वो उसी रात बहुत ज्यादा अग्रेसिव हुआ है, या तो उसे पता लग गया था कि वो 15 तारीख को अपने घर जा रही है हम्म। वापस, और कुछ वो बताने वाली थी जो इनका कुछ ना कुछ राज खुल जाता। तो ये एक इनकी आर्ग्यूमेंट हुई है, डिसएग्रीमेंट हुई है। और बच्चा अबॉर्शन के बाद तो वो ऑलरेडी उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा बदल चुका था, बहुत ज्यादा। मैंने डिटेल बात की थी राशि से, उसने भी बताया था कि ये बच्चा ना करने के लिए 2 रीजन से, एक तो रीजन यही था कि मैरिज हैज नॉट इवॉल्व, वी डोंट नो ऑब्वियसली। इनफ। करेक्ट। डेटिंग टाइम अलग होता है एंड बीइंग मैरिड इज अ डिफरेंट थिंग। तो ट्रू। इतनी वो इवॉल्व थी, 34 की एज में उसने शादी की है, 33 की एज में उसने शादी की है, तो उसको इतना पता था कि इतनी जल्दी बच्चा नहीं करना है। अब ये एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हुई है, इसको टर्मिनेट करने का दूसरा रीजन उसका ये था कि समर्थ की ड्रग की हिस्ट्री थी। वेदर वो उस टाइम पे ड्रग किया था, वेदर वो करता था या नहीं करता था, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, बट ही हैड अ हिस्ट्री ऑफ ड्रग एडिक्शन। वो उसके कॉलेज में भी उसको 2 साल का सेटबैक मिला था, और उसके बाद भी तुषा ने देखा है उसको कंज्यूम करते हुए, तो वो उसने मेच्योर डिसीजन लिया कि दिस विल इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ माई बेबी, एंड एज इट इज मुझे इस शादी में कोई होप नहीं दिख रही है, देर इज नो ऑब्वियसली। इमोशनल अटैचमेंट।
दैट वाज द सेकंड थिंग। अब जो मैंने चार्जशीट भी देखी है, वो चार्जशीट तो मैंने इंटरव्यू में भी बोला है, बहुत ही बोगस और बहुत ही होपलेस चार्जशीट है। ये चार्जशीट ऐसी बनाई गई है कि जो पहली बार बच्चा होमवर्क करता है उस तरह की चार्जशीट बनी हुई है। जो मैडम ने बोल दिया वो लिख दिया, अपना दिमाग लगाया नहीं और अगले दिन सबमिट कर दिया। डेढ़ क्या महीने लिखा की है, इन्वेस्टिगेशन। अगर आप बता सके? इन्वेस्टिगेशन मैंने पूरी पढ़ी, 40 पेजों की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें एक चीज बहुत साफ मुझे दिख रही है, कोई अनयूजुअल फाइंडिंग नहीं है। एक जो इन्होंने सेट किया है नैरेटिव चार्जशीट में, वो ये है कि फिजिकल ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा एंड अट्रॉसिटी। अगर आप ये देखा जाए, अगर आप जाएंगे गूगल पे, डाउरी डेथ एंड डाउरी से रिलेटेड जो भी अट्रॉसिटीज है उनका सेक्शन, और अटेम्प्ट टू मर्डर का और मर्डर का बहुत डिफरेंट है। कॉन्स्पिरेसी को कॉन्स्पायर, ये बहुत दोनों अलग चीज है। ये बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज को कन्विंस करने पे लगे हैं कि चलो डेथ तो है पर ये डाउरी डेथ है, चलो हम्म। इसके साथ बुरा हुआ है तो ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड लगा दिया, सोसाइटी। चलो इसके साथ मेंटल ट्रॉमा हुआ है। बट वो जो पूरी रात जो हुआ आधे घंटे में, जिस तरह से उसको मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उसको एलिमिनेट किया है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। समर्थ 45 मिनट्स कहाँ था, क्यों गिरिबाला ने पुलिस को नहीं बुलाया, क्यों गिरिबाला ने एम्बुलेंस को नहीं बुलाया, क्यों जो जिस फंदे से उसको लटकाया था या उसको स्ट्रैंगुलेट किया था वो सबमिट फंदा नहीं किया। इतनी टाइम तक मिसिंग क्यों था, सबमिट क्यों था, क्यों समर्थ का मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ था जब समर्थ अपनी डेड वाइफ को लेके हॉस्पिटल पहुंचा था। हॉस्पिटल का रजिस्टर, हॉस्पिटल का सर्विलेंस कैमरा, घर के सर्विलेंस कैमरा, कोई रिकॉर्ड नहीं है। अभी तक ये कह रहे हैं कि अभी तक हमारे पास प्रॉपर उसका एविडेंस नहीं आया है, अभी भी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। चाहे वो लैब के टेस्टिंग हो, चाहे वो सर्विलेंस हो, चाहे वो वॉइस रिकॉर्डिंग हो। समर्थ ने अपना वॉइस सैंपल्स देने से मना किया है और ये कह रहे हैं कि वो कॉपरेट नहीं कर रहा है। वो कौन होता है कॉपरेट नहीं करने वाला, वो जेल में है। भू पुलिस का तो एक एग्जैक्टली। कहावत है ना, भूतों से भी गवाही निकलवा लेते हैं वो लोग तो। और हम्म। मध्य प्रदेश का तो मैं पढ़ भी रही थी काफी टाइम से कि 20 साल तक एक ही सरकार होने की वजह से जो उनकी करप्शन का नेक्सस है वो बहुत ही ज्यादा थिक हो चुका है, मोटी चमड़ी वाला हो चुका है। तो इसको पेनिट्रेट करना बड़ा मुश्किल है और इसमें से आपको एक ऐसी लड़ाई लड़नी है, वो भी उस पूरे सिस्टम से जो सिस्टम ऑलरेडी गिरिबाला ने कंट्रोल कर रखा है। मैं तो पूरा मानती हूँ कि जेल के अंदर से वो पूरा चला रही है जो जो उसको चलाना था, और वो हो भी गया है, दिख रहा है वो। बट आप दिल्ली में ये केस को ट्रांसफर कराना चाह रहे थे, वो नहीं हो पाया था? अभी तक तो नहीं हो पाया, बिकॉज हमें भी ये समझना होगा कि हर हियरिंग में एक ही चीज हो सकती है। वी आर प्रिपेयरिंग टू प्रपोज दिस टू बी ट्रांसफर्ड इन दिल्ली, बिकॉज मध्य प्रदेश में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अगर आप हमारे प्रीवियस इंटरव्यूज भी देखेंगे तो बहुत सारे लॉ मेकर्स ने हमें बोला है कि मध्य प्रदेश में तो आप भूल जाओ, भूल जाओ। और मध्य प्रदेश का जो अभी रिसेंटली हाल है, चाहे हाईवेज को लेकर हो, चाहे टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट को लेकर हो, चाहे ट्राइबल कम्युनिटीज पे जो इनकी अट्रॉसिटी है हायर कम्युनिटीज की, आप उसको देख लें। मध्य प्रदेश का अभी टोटल बहुत बुरा हाल है। जस्ट बिकॉज आपको हर साल एक क्लीन सिटी का मिल जाता है अवार्ड या आप हार्ट ऑफ इंडिया हो, डजेंट डिफाइन कि आपकी जुडिशरी भी उसी लेवल की स्ट्रॉन्ग। क्लीन है। एग्जैक्टली exactly, करेक्ट। क्योंकि हमने महिला थाने में महिलाओं पुलिस कर्मचारियों को ही बहुत ही घटिया बयानबाजी करते देखा है। जिस दिन हम प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पे कुछ महिला अध्यक्षों ने, वहां पे अध्यक्ष तो नहीं थी वो, पर उन्होंने ये बोला कि हमारी बेटी ना करती ऐसी। और उनकी लैंग्वेज मैं जानती हूँ क्योंकि हम ब्रज से हैं तो हमें वो भाषा समझ आती है। तो मैंने बोला कि जो तुम हम्म। लैंग्वेज बोल रही हो ना, हाथरस में यही लैंग्वेज बोली जाती है और मुझे पूरा समझ आ रहा है कि तुम ये क्या घटिया तरीके की बात कर रही हो। तो ये तो हाल है। और मैं कमेंट सेक्शन भी पढ़ रही हूँ लोगों के, मैं बहुत ध्यान से पढ़ रही हूँ। मैं इसको एज अ प्रोजेक्ट नहीं ले रही हूँ, इसे एज अ पर्सनल लड़ाई है मेरी। मैं हम्म। हर किसी का कमेंट पढ़ती हूँ, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। काफी नेगेटिव कमेंट्स इसी चीज को लेकर आते हैं कि तुषार के माँ बाप अब क्यों रो रहे हैं, अब हम्म। क्यों रो रहे हैं, जब बेटी ने गुहार लगाई थी तो उन्होंने क्यों नहीं किया। ये मेरे दिमाग में भी इनिशियली क्वेश्चन आया था, लेकिन जब मैंने अपनी शादी को पढ़ा पहले हम्म। साल, कि हम्म। काफी सारी चीजें होती हैं जो जरूरी नहीं है कि हमें लगे बहुत बड़ी हैं, लेकिन जब हम उस सिचुएशन से बाहर आते हैं हमें तब लगता है ओ माय गॉड, ये हम हम्म। क्यों सह रहे थे, ये तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और अगर त्विषा
इस चीज को सही में सह रही होती तो वो 2-3 साल बाद बोलती। वो उसने बहुत पहले ही अपने पहले बोल पेरेंट्स दिया। को बता दिया था, और पेरेंट्स के भी जो रिस्पॉन्सेज रहे हैं, एक बार उन्होंने बुलाया भी है, 2 बार बुलाया है। उसकी शादी को वो खुद डिसॉल्व करना चाह रही थी, इसीलिए वो वापस आ रही थी 15th को। मैं लोगों से ये सवाल करना चाहती हूँ कि चलिए मान लीजिए उस दिन त्विषा अगर चुपचाप भी निकल जाती, क्या गारंटी है कि समर्थ उसका पीछा नहीं करता? समर्थ वो उसको किसी भी तरीके से एलिमिनेट हाँ। कर सकता था, हम्म। किसी भी तरीके से हार्म कर सकता था। 1 सेकंड का भरोसा नहीं होता इंसान की लाइफ का। उसने तो उल्टा मैसेज में ये लिखा है कि अभी सब काम डाउन हो जाओ, कोई कुछ रिएक्ट मत करो, आप चार्जशीट पढ़ना। उसने खुद ये चीज देखी है। अभी अभी हमें बिल्कुल मम्मी जिक्र नहीं करना है कि मैं आ रही हूँ परमानेंटली, वरना इन लोगों का और दिमाग खराब हो जाएगा और ये मेरे सारे रास्ते बंद कर देंगे। मैं मम्मी घर में एकदम नॉर्मल माहौल बनाऊंगी और फिर मैं 15 तारीख को आऊंगी। तो पापा जितना को मैं मना समझ कर पा दो रही हूँ, आने के लिए। हाँ जितना जी। मैं समझ पा रही हूँ गरिमा, ये सारा बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली खेला गया है लड़की के साथ में, क्योंकि ब्रेक डाउन किया है। एग्जैक्टली उसको पूरा ब्रेक डाउन किया है। बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग दिस सिंस डे वन। मैं पुणे से हूँ, प्लस मैं भोपाल से हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा रिलेट हम्म। कर पा रही थी। शी इज मिस पुणे, मैं मिसेस इंडिया रह चुकी हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि जब मेरे जैसी इंडिपेंडेंट लड़की भी हिल जाती है कभी कभी। आई एम ऑल्सो मैरिड, मुझे भी 8 years हो गए हैं, बट मुझे पता है कि अगर मेरे को कोई चैलेंजेस आएंगे मैं अपने पेरेंट्स को भी बताऊंगी, बट डिसीजन मेकर एट द एंड मैं रहूंगी। एंड त्विशा, आई कुड रियली रिलेट टू हर पर्सनैलिटी बिकॉज शी वॉज स्ट्रांग। तो ब्लेमिंग द पेरेंट्स डजेंट मेक एनी सेंस कि पेरेंट्स ने नहीं किया होगा, क्योंकि वो खुद अपने डिसीजंस ले सकती थी और वो खुद डिसीजन ले रही थी, एंड दैट्स व्हाई शी वाज प्लानिंग। बिकॉज शी अंडरस्टूड द होल एनवायरमेंट, कि उसको किस या तरीके से ट्रैप किया गया है, और वो उसको वहां से ना निकलने देंगे और वो ना उसको वहां पे रहने देंगे। एंड यही रीजन है करीमा दैट आई वांटेड टू हैव दिस इंटरव्यू विथ यू, या बिकॉज ये लोअर मिडिल क्लास में दिस कीप्स ऑन हैपनिंग, गांव में, या विलेजेस में, जहाँ पे डाउरी केसेस होते हैं, डाउरी की डिमांड होती है, या लड़की पैदा होने से पहले ही उसकी डाउरी की या शादी की अरेंजमेंट्स पेरेंट्स करके रखते हैं। बट हम्म। पढ़े लिखे घर में इस केस को डाउरी का केस बताया जा रहा है, विच आई डू नॉट अग्री। मतलब डाउरी इज जस्ट, आई थिंक, 10% ऑफ दिस होल टैंट्रम्स और स्ट्रक्चर जो बनाया गया है। मुझे ये जानना है आपसे कि इसके पहले जब उनकी फैमिली को समझा स्टार्टिंग में ही कि ये ब्यूरोक्रेट्स हैं एंड इनकी जो साइकोलॉजी होगी ये बहुत डिफरेंट होगी, एंड त्विशा बीइंग अ स्मार्ट एंड इंडिपेंडेंट गर्ल गॉट ट्रैप्ड, तो उसके या ऊपर वो भारी पड़े बेसिकली देखा जाए तो। और वो एक्सपीरियंस्ड भी थे, बिकॉज उनकी प्रीवियस डॉटर इन लॉ को भी वो अच्छे से साइड में हटा चुके थे, एंड उसकी प्रीवियस डॉटर इन लॉ से एनडीए साइन कराए हुए उन्होंने कि यू कैन नॉट स्पीक अ 26 लाख का। सिंगल या वर्ड, या यू कैन नॉट हम्म। स्पीक अ सिंगल वर्ड। त्विषा उनको लगी बहुत स्ट्रांग कि ये बंदी नहीं दबेगी, वो दबाना चाह रहे होंगे, एंड इसके लिए आई थिंक ऑल ऑफ दिस हैपेंड। नाउ टेल मी या वन, कि त्विषा के पास में इतने लोग क्लोज थे, सबसे ज्यादा क्लोज कौन होगा त्विषा के? एंड त्विषा ने क्या कभी कुछ पहले शेयर करने की कोशिश करी थी? किसी पुलिस में कंप्लेंट करी हो, या फिर कभी कोई ऐसे लॉ का कोई जिक्र किया हो कि मुझे मुझे यहाँ से बचने के लिए कुछ तरीके चाहिए? मे भी उसका कोई गूगल सर्च हो, या उसने किसी फ्रेंड से कुछ पूछने की कोशिश करी हो कि हाउ कैन आई गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, बिकॉज वो समझ गई थी डेफिनेटली। हम्म। ऐसा कुछ आपको हम्म। पता चला है क्या? सी सबसे क्लोज तो वो देखो अपने भाई से थी और अपनी मम्मा से थी, ओके। लेकिन माँ से भी ना हर तरीके की बात नहीं की जा सकती है, ओके। स्पेशली रिलेटेड टू अगर फैमिली में कुछ भी हो रहा है। हम्म। जैसे उसकी शादी हुई ना, शादी से पहले गिरिबाला जो थी उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था, ओके। बहुत अच्छा था। इनफैक्ट शादी में मुझको बताया गया था, क्योंकि मैं शादी में नहीं गई थी, कि तुषा की सास तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन हर्षित की शादी से पूरा सिस्टम खराब हो गया। हर्षित की शादी देख के वो थोड़ी सी उनको जलन बोल लो, या फैमिली, क्योंकि हर्षित की जो ससुराल है और जो राशि अब्रोल है, शी कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली एंड शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल इन इटसेल्फ। तो ये जो हैप्पीनेस है, ये जो बॉन्डिंग है, इसको देख के सबसे पहले तो वो लोग एनवियस हुए।
जो लड़का हमेशा इसी तरह के घटिया माहौल में रहा है उसको ये चीजें कहाँ बर्दाश्त होंगी कि एक फैमिली में यूनिटी है, ऑल ऑफ दैट। शादी के बाद ना इंस्टेंटली ये ड्रास्टिक चेंज आया, धीरे धीरे धीरे। तो आप समझिए, शादी हुई दिसंबर में, जनवरी फेब में ठीक था। जनवरी में एक एयरपोर्ट इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे फ्लाइट्स में या होटल में बुकिंग में कुछ मेसअप हुआ था, एंड देन ही गॉट वेरी अग्रेसिव। एंड ये बात तुषा ने बताई थी, यार इतना अग्रेसिव हो गया। कहते हो गया होगा ट्रैवलिंग के टाइम पे। यू नो हाउ इंडियन पेरेंट्स आर इन जनरल, दे डोंट हम्म। वांट देयर डॉटर्स टू आल्सो ओवर रिएक्ट अबाउट सर्टेन थिंग्स, एंड दे आल्सो डोंट वांट टू मेक श्योर कि यार एक ही चीज में आप छोड़ दो। लोग जितना भी बोले यार, पूर्वा आज के टाइम पे आप कितना भी बोलो, लेकिन आप एक इंसिडेंट पे अपना पूरा डिसीजन नहीं लेते हो। आप बैठ के थोड़ा सोचते हो कि ये हुआ क्यों। यू आस्क योर पार्टनर हम्म। what exactly provoked you so much that you reacted in such a way. Then Tisha father, उनको हार्ट अटैक हुआ था, उसके बाद वो वहां चली गई। उसके बाद वो वहां से आई है, वहां से गिरिबाला कॉल कर रही है कि तुम अपने फादर के पास ही रहोगी, तुम यहाँ नहीं आयो आओगी। वहां से तुषा के अंदर एक बहुत अजीब सा अनसेटलिंग माहौल बनने लग गया उसके हार्ट में। बट देन शी स्टिल वांटेड टू गिव अ चांस। मैं उसको जानती थी तो मुझे पता है कि वो 5 चांस तो मिनिमम हर किसी को देती है, बहुत इजीली देती थी। शी वॉज अ गिवर। दैट हम्म। टुक हर अवे फ्रॉम अस, क्योंकि वो चाहती थी वो। आपने ये बात बहुत सही बोली, ये पेरेंट्स का डिसीजन नहीं था, ये त्विषा का भी कहीं ना कहीं डिसीजन था कि इस रिलेशनशिप को एक चांस दिया जाए। त्विषा ने एक चीज और भी देखी थी कि जो गिरबाला का डोमिनेंस है घर में, वो कहीं हम्म। ना कहीं समर्थ को शायद फ्लरिश नहीं होने दे रहा। तो शायद एक ये चीज भी उसने नोटिस की होगी कि प्रोबेबली ये बंदा इसलिए फ्लरिश नहीं हो पा रहा है इमोशनली, क्योंकि इसकी मम्मी का बहुत ज्यादा कंट्रोल है। कंट्रोल। तो लेट मी टेक हिम अवे फ्रॉम अ मदर एंड सी व्हाट हाउ दिस रिलेशनशिप गोज। दैट वाज अगेन वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप दैट शी वांटेड टू मूव टू पुणे और सम हम्म। अदर प्लेस लाइक इंदौर। ये बात समर्थ ने खुद बोली थी हर्षित की शादी में कि अंकल ये पुणे में प्रॉपर्टीज का क्या हिसाब किताब है। आई वाज थिंकिंग कि आगे चल के शायद मैं तुषा के साथ ये मूव कर लूंगा। तो मे बी समर्थ ने अपनी माँ को ये बात बताई होगी और उसकी माँ ने वहां से कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट कर दी होगी। ऐसी बात नहीं है कि कोर्ट तक में या फिर पुलिस तक जाने में कोई नौबत आई हो, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत ही फिजिकल असॉल्ट लेवल का कुछ ऐसा नहीं उसने बताया था कि इस लेवल पे। वो सिर्फ मेंटल अब्यूज चल रहा था, इमोशनल एंड वर्बल अब्यूज, ये सब चल रहा था। लेकिन बीच में फैमिली आ रही थी, इसको रिकंसाइल करा रही थी, लेकिन मार्च में, अप्रैल में इनफैक्ट वो पूरा बांध टूट गया था त्विषा का कि अब नहीं हो सकता है। और यही चार्जशीट में लिखा है कि दिस वॉज हर फाइनल रिटर्न टू होम। शी वॉज सपोज टू गो फर्स्ट टू हर्षित, टॉक टू हर्षित एंड हिज वाइफ, एंड देन लेटर वो परमानेंटली मामा मामी जी के पास आएगी, जिसमें मामा जी का 100% फुली सपोर्ट था कि तू 15 को आ जा। और त्रिशा ने यही कहा था कि अगर इन्हें पता लग गया आप यहाँ आ रहे हो तो मेरा जाना बहुत मुश्किल होगा। दैट इज वाई त्रिशा ने खुद मना किया अपने पेरेंट्स को कि आप मत आना अभी, मैं ही आऊंगी 15 तारीख को। उसकी ट्रेन भी नजीराबाद की ही बुकड थी। तो ये जो पूरा है, पेरेंट्स, उसकी मॉम को तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी उसकी मॉम को बिल्कुल ब्लेम ना किया जाए। रेखा मामी जैसी सीधी सच्ची लेडी हमारे पूरे परिवार में नहीं है। अगर पूर्वा आपने उनसे मिल लिया ना, छल कपट कुछ नहीं आता उस लेडी को, कुछ नहीं आता। हम तो खुद ही कहते थे मामी जी को, तुषार में, कि मम्मी आप तो इतनी बेवकूफ हो, आप तो इतनी सीधी हो। प्लीज मैं सबसे प्रार्थना करूंगी कि उनके बारे में घटिया कमेंट्स करना बंद करो। वो बहुत सीधी औरत है, बहुत सीधी। और मैं जानती हूँ वो किस लेवल के मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, क्योंकि आप लोग कमेंट कर देते हो आज मेंटल ट्रॉमा हो रहा है। तुषार के मेंटल ट्रॉमा की नहीं पड़ी थी, उसने उसे पैदा किया है, उससे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आप अंतिम संस्कार में आपने उनकी हालत देखी थी, क्या हो गई थी। उनका कोई विल नहीं है जीने का। और हर माँ बाप उसी दिन पे वापस जाता है कि काश मैं उस दिन ले आता, हर किसी को लगता है। तो प्लीज सबसे गुजारिश है उसके पेरेंट्स को ब्लेम करना बंद कीजिए। पर आपको लगता है कि उनकी जो फैमिली थी, आपके मामा मामी, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे? ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है शादियों में। यस, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। छल कपट नहीं आना आज के टाइम पे एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज ही। और ये था, ये है। आप अगर बैठोगे, अगर आप इतनी जीवन आपने जी लिया है, तो अगर आपको प्रॉब्लम है कि उसकी मम्मी ने ऐसा क्यों किया, आप उसकी मम्मी के साथ 1 घंटे बैठ के देखो, आप खुद रोते हुए बाहर निकलोगे कि गलती इनकी नहीं है।
गलती उन हालातों की है जिस हालात में तुषार फंसी थी, गलती उन लोगों की है जो पावर का डांस उसके सामने किया होगा और उसको बताया होगा कि तू नहीं निकल सकती यहाँ से। उसकी चार्जशीट पढ़ो, बहुत बार उसने ये चीज बोली है कि आप मत आना, अगर इनको भनक भी लग गई कि आप आ रही हो तो ये मेरा यहाँ से जाना मुश्किल कर देंगे। और इसीलिए वो दिन रिलैक्स थी कि अब तो मैं जा ही रही हूँ 15 तारीख को। तो इसीलिए वो पार्लर भी गई होगी, अपने आप को रिलैक्स भी किया होगा, चुपचाप ऊपर भी गई है। और सीसीटीवी फुटेज टैम्पर्ड हुआ है, उसके जाने की तो है लेकिन समर्थ की और उसके भाई की और उसके जो हाउस हेल्प थी उसकी नहीं है। गिरिबाला कैजुअली घूम रही है, बहुत सारे रेड फ्लैग्स है। गिरिबाला ने 41 फोन्स घुमाए हैं, फर्स्टली। कितने बड़े बड़े अधिकारियों को घुमाए हैं, किसको घुमाए हैं हमें अभी तक नहीं पता। और ये जो चार्जशीट है उसमें अभी तक इस बारे में कोई जिक्र नहीं है। मे बी जो फर्दर डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट होंगे उसमें इसके बारे में बात होगी, पॉसिबली। और अभी अभी भी जो बोलिए बोलिए। प्लीज आप बोलिए। और अभी भी जो कुछ एविडेंसेस हैं, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है हम्म। जिसमें पहली पोस्टमार्टम को वो नलिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एंटीमार्टम इंजरीज के बारे में क्लियरली लिखा है। मैंने तो वो रिपोर्ट 12 मई को ही देखी थी और 12 मई की ही डेटेड मेरी व्हाट्सएप पर है वो। हम्म। उसको वो नलिफाई कर रहे हैं। वी हैव seen that many of us in the picture that there were 7 antemortem injuries already। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अभी सेकंड पोस्टमार्टम जो हमने कराया था वो फर्स्ट में जो चीज मिस हुई थी इसलिए करवाया था, ये नहीं कि फर्स्ट को नलीफाई करने के लिए। तो सेकंड पोस्टमार्टम के बेस पे वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट को तो हम नलीफाई करते, सेकंड पोस्टमार्टम में कोई इंजरी नहीं आई है। एंड अभी लेटेस्ट क्या अपडेट आया है आपको? लेटेस्ट अपडेट ये है कि सीबीआई ने टाइम मांगा है कुछ और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, जो बेसिकली जो लैब रिपोर्ट्स हैं, वॉइस सैंपल्स हैं, जो तुषा की बॉडी से जो सैंपल्स लिए गए हैं उसके उसके बारे में बात करने के लिए। एंड आई थिंक जो और फर्दर इन्वेस्टिगेशन थी अभी, आप देखिए अभी नैरेटिव बनाया है, अभी तथ्य से रिलेटेड या एविडेंस से रिलेटेड साइंटिफिक लैबोरेटरी एविडेंसेस अभी तक सबमिट नहीं हुए हैं, तो अभी वो सबमिट होने बाकी है। उस पे तो ऑब्वियसली हमें कॉन्टेस्ट करना ही है। वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट जस्ट एज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। पूरा देश पिछले 3 महीने से देख रहा है। एंड आई बिलीव देर विल बी ऑलवेज somebody who will not agree to the murder theory, but there were 85% people who are agreeing with it हंड्रेड कि परसेंट ये मर्डर है, ये कुछ नॉर्मल नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। और समर तो गिरिबाला की हिस्ट्री देखते हुए तो बिल्कुल भी नहीं है। वो 10 दिन क्या कर रहा था, वो अचानक से पकड़ा गया है, उसने कोई सरेंडर नहीं किया है, वो सब नाटक था। और सीबीआई ने तो सबसे बड़ा हमें झटका दिया है, सेटबैक दिया है। मेरे को तो पहले भी थोड़ा सा खुश नहीं थी मैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से, सब कह रहे थे तुम क्यों नहीं हो, जो पर्सनली मुझे जानते। मैंने कहा था सीबीआई किसी भी केस में घुसती है, आज मुझे तो नहीं लगता कि कभी कोई ब्रेक थ्रू हुआ है, कभी कोई शॉकिंग रेवलेशन हुआ है। चाहे आरुषि का केस ले लो, चाहे ये केस, कोई भी केस ले लो, कोई शॉकिंग रेवलेशन हुआ है, बस उसको धो पहुंच के नई तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो सीबीआई को तो जब ये चीज नहीं दिख पा रही है, एविडेंसेस नहीं दे पा रहे, 1 1.5 महीने से क्या कर रहे थे वो लोग। आप और क्या जो भी चाहते हो पुष्पा कि मैम, अभी आगे ऐसा क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, जिसमें हमें जस्टिस मिलेगा तुषार के लिए? प्राइमरी इन्वेस्टिगेटिव टीम के ऊपर एक पूरी इन्वेस्टिगेशन बिठानी चाहिए। सबसे पहले जिन्होंने सबसे पहले इन्वेस्टिगेट किया था तुषार का केस, उनके ऊपर कार्रवाई सबसे पहले होनी चाहिए कि इतनी लापरवाही एक लड़की की निर्मम हत्या में कैसे हो गई। क्यों उसके घर पे साथ के साथ सीबीआई फॉरेंसिक की टीम क्यों नहीं पहुंची। क्यों वो पूरे घर में जहां क्राइम हुआ है वहां पे गिरबाला, उसकी पूरी फैमिली को लिबर्टी थी 10 दिन तक रहने की, क्यों गिरिबाला के स्टेटमेंट्स नहीं लिए गए और गिरिबाला फालतू की बकवास कर रही थी सारी मीडिया में, लेकिन उसको कस्टडी में नहीं लिया। समर्थ को कस्टडी में 10 दिन बाद लिया, क्यों उसी दिन नहीं लिया। आजकल तो आपने एक्सीडेंट भी देखा होता है किसी का, पुलिस कस्टडी में रख लेती है आपको एज एन आई विटनेस। हम्म। क्यों वो इंस्पेक्टर ने इतना अहम सबूत 10 दिन तक अपनी गाड़ी में घुमाता रहा। क्यों समर्थ का मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ। क्यों एफआईआर लिखवाने में इतना समय लगा। क्यों हमारे को पोस्टमार्टम 2 के लिए पहले डिनाई किया गया। क्यों फर्स्ट पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो इतनी, आई मीन हमारी एब्सेंस में क्यों हुई। क्यों गिरिबाला की बहन राजबाला
उस एरिया में थी जहां पे ये सब हो रहा था। बहुत क्वेश्चंस है, ये मैं आपको सरफेस लेवल के क्वेश्चन बता रही हूँ, ये सरफेस लेवल के क्वेश्चन है। अगर हम मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा पे आएंगे तो उसके तो 100 क्वेश्चन है, कि जब सो आप तुमको कह सिर्फ रहे हो बच्चे कि से 3 महीने में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है? 3 महीने में एक प्रोग्रेस हुई है कि ये केस की सांसें दबाई नहीं है किसी ने, चाहे मीडिया हो चाहे देश की जनता हो, सबने इसको एज अ पर्सनल लॉस लिया है। इसी की वजह से इस केस को एक आवाज मिली, एक जान मिली। ये सबसे अच्छी चीज हुई है कि सीबीआई अगर ये सोच भी रही है कि हम कुछ भी आलतू फालतू की डॉक्यूमेंटेशन डाल के इस केस को क्लोज कर देंगे, ना ही तुषा की फैमिली इस हक में है, ना ही देश इस हक में है। जहां मैंने बात करी थी कि डाउरी डेथ केस में एक रेवोल्यूशनरी जजमेंट पास होना चाहिए टुवर्ड्स द पीपल हु आर सिटिंग इन पावर एंड दे थिंक दैट दे कैन गेट रिड ऑफ एनीथिंग इन दिस सिनेरियो, एक लैंडमार्क जजमेंट होना चाहिए, वो हुआ नहीं है। और अभी मुझे लगता है कि इस केस का भी फेट ऐसा होगा कि हमें सालों साल लड़ना पड़ेगा, बट विच इज हम्म। फाइन, विच इज फाइन। लेकिन मुझे समझ नहीं आता एक डाउरी केस लैंडमार्क केस क्यों नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, क्यों एक बार एक पावर हंगर के जो लोग हैं, जो सत्ता के नशे में चूर हैं, उनको सबक नहीं सिखा सकते। तुषा के अगर हम चार्जशीट भी देखें तो चार्जशीट का एक पेज है जहाँ पे जो बहुत ही इनफेमस पार्ट है इस पूरे केस का, जहाँ पे रेखा जी जो मामी जी उसकी मदर कॉल करती हैं, तुषा लास्ट में यही बोलती है उनसे कि समर्थ बहुत अग्रेसिव हो गया है, और अब्रप्टली कॉल कट जाता है, अब्रप्टली। हम्म। और उसके बाद वो समर्थ को कॉल करती है, समर्थ को वो बहुत कॉल करती है, उसके बाद 10 से 15 कॉल्स हैं इन एंड आउट गिरबाला के साथ। अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई लड़की सुसाइड कर रही है, उसका एक तो अब्रप्टली कॉल नहीं कटेगा, हम्म। ठीक है, वो आराम से कॉल काट के जाएगी और करेगी। सेकंड बात, अगर उसका हस्बैंड अनअवेयर है और वो नीचे सो रहा है, तो वो 10-12 कॉल में से एक कॉल तो उठाएगा, माना हम्म। कि वो सो रहा है। वो ही पैटर्न गिरबाला का देखने को मिला है कि गिरबाला ने भी बहुत टाइम तक फोन नहीं उठाया है, और जब लास्ट में उसने उठाया है तो उसने बोला है कि हमने जब ऊपर जाके देखा तो त्विषा हमें डेड मिली है, लटकी हुई, उन्होंने ये चीज बोली है। अब्रप्टली फोन पे तुषा की आवाज, तुषा के अंदर जान थी। अब्रप्टली फोन कटना, इसके कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है चार्जशीट पे कि अब्रप्टली क्यों कटा फोन, क्या छीना गया, समर्थ कहाँ था उस टाइम पे, सीसीटीवी में कहाँ दिख रहा है समर्थ, गिरिबाला भी हमें आती जाती दिख रही है, समर्थ अपने कजन और अपने हेल्प के साथ ऑलरेडी पहले से ही ऊपर था, या जब उसने तुषा को जाते हुए देखा तब उसको फॉलो करते हुए ऊपर गया है, कुछ नहीं पता। क्यों वो बोले कि समर्थ अग्रेसिव हो गया है, हम्म। नीचे ही अग्रेशन दिखाया होगा या ऊपर आके। बट जो सीसीटीवी एविडेंस टेम्पर्ड हुआ था, जो न्यूज में आया था कि बीच की एक फुटेज हमें दिखी ही नहीं है, तो वो अभी तक सीबीआई ना, ने वापस नहीं मिली है वो हमें? अभी तक सीबीआई ने चार्जशीट में बोला है कि वो उसको सबमिट करेंगे, ओके। वो उसको सबमिट करेंगे, कब तक करेंगे कैसे करेंगे, उन्होंने डीवीआर बोला है, तो उसमें वो पार्ट भी हो सकता है और बाकी अदर फुटेजेस भी हो सकते हैं। हम्म। और इन्होंने ये तक बोला कि वॉइस सैंपल्स देने से मना किया है। Who the hell are they to say no to investigating officers to not give any sample? हम्म। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के साथ वो छत पे गए हैं, वहां लिटिगेचर, वो लिगेचर को दिखा रहे हैं कि साइड से तुषा को मिली थी वो उनको, हम्म। गिरिबाला भी वहां खड़ी हुई है। सो आई ऑब्वियसली मतलब इन्वेस्टिगेशन के काफी पार्ट हैं जो अभी कवर्ड नहीं हुए हैं, तो हम्म। मैं अभी पूरी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स जो फाइंडिंग्स आई थी वो कोई हम्म। अनयूजुअल फाइंडिंग्स नहीं आई थी। वो अगर कोई तुषार का केस कोई भी फॉलो कर रहा है तो उसको पता ही है कि उस रात को कितना क्या क्या हुआ था। तो अभी बस हम वेट कर रहे हैं कि ये जो डीवीआर और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आएंगी वो हम्म। कितना बैक करती हैं इस केस को। अगर उसमें भी हमें मैनिपुलेशन दिखी, तब हमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। बट वी आपके विल हैव टू लॉयर कम आउट ऑन द एग्जैक्टली स्ट्रिक्ट। आपके लॉयर्स हम्म अभी एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं कि उन्हें कुछ हम प्रोग्रेस मिल रहा है? हमारे लॉयर्स ने भी इस बात को अग्री किया है कि चलो आपने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड डाला, डाउरी डेट डाला, उसके लिए हम ठीक थे कि हाँ ये डाउरी का केस तो था ये, बिकॉज लास्ट जो समर्थ की प्रताड़ना थी वो 20 लाख को लेकर ही थी, और उसके अलावा भी वो खुद कुछ ज्यादा करता नहीं था,
खुद तो उसने, उसका कोई ऑफिस था जहाँ पे वो जाता था, वो ऑफिस कितना उसको पैसा दे रहा था, कोई उसकी कमाई थी, उसका कोई अभी तक कोई फाइनेंशियल एविडेंस नहीं है। सो तभी तिशा वो के तिशा की पेरेंट्स ने नौकरी, डाउरी दिया था शादी के टाइम पे? उन्होंने डाउरी दिया था, उन्होंने मैनिपुलेट किया था कि हमें कॉम्पनसेशन दो। ओके। जैसे आजकल के जमाने में जो अमीर लोग हैं वो हम्म। डाउरी नहीं देते, वो गिफ्ट्स देते हैं अपनी डॉटर को। हम्म। राइट, वो गिफ्ट्स देते हैं, और ऐसे हम्म। ही यहाँ पे कॉम्पनसेशन मांगा गया था। तो मांगा ठीक गया है, था उन्होंने प्रॉपर? प्रॉपर कि आपने, मेरा तो इतना स्टेटस है, मैं एक रिटायर्ड जज हूँ, और उन्होंने शादी वाले दिन किया ये जानबूझ के कि शादी वाले दिन पे पेरेंट्स ऑलरेडी पैनिक मोड में चल रहे होते हैं। हम्म। तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है भाई, ओके, इनके स्टैंडर्ड से हम नहीं कर पाए, चलो इतना ही कॉम्पनसेशन दे देते हैं, ये दहेज नहीं मांग रहे। लेकिन उस समय उनको शायद ये चीज समझ नहीं आई कि ये भी बॉर्डर लाइन अंडरटोन दहेज ही है। एक्चुअली। उसने इस तरीके से बोला हम लोगों को हम्म। कि अब मुझे कॉम्पनसेशन दे दो मेरे रिश्तेदारों को अच्छी जगह रुकवाने का और हमारे को अच्छा ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए, ये वो। मामा जी ने कहा चलो ठीक है, दे दिया। वो रेड फ्लैग था, वो रेड फ्लैग एक्चुअली। था, लेकिन वो जिस 100%। सिचुएशन में हुआ, जिस सिचुएशन में हुआ उस समय पे हमारे दिमाग के घोड़े इतनी तेज नहीं चल रहे थे कि हम उसको डाउरी की तरह देखें। देखे। हमने भी कॉम्पनसेशन की तरह ही देखा कि चलो आई गई बात टल जाए, हम्म। शादी हो जाएगी फिर कोई नहीं, देखेंगे कि चलो इनका समाज में बहुत इज्जत है एंड ऑल दैट। हम्म। उस दिन लेकिन मेरे को एक चीज समझ आ गई थी कि कोई भी समाज हो देश का, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, खासकर जो बहुत ही अल्ट्रा लग्जरियस लाइफ जीते हैं, हम्म। उनके लिए तो मैं यही कहूंगी कि आप जो करते हैं अपनी बेटियों के लिए, ठीक है आप कीजिए, लेकिन आपको ये याद रखना है कि समाज में और भी स्तर के लोग हैं जिनके अंदर इतने एडवांस लेवल की अवेयरनेस नहीं है कि वो इस चीज के बीच में अपने आप को अलग कर पाए। बिल्कुल। आप डायमंड का सेट दे रहे हो, आप कुंदन का सेट दे रहे हो, आप अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के बड़ा कर रहे हो जिससे आप उसकी शादी करा पाओ। हम्म। बेटियों को डिग्री दी जाती है, द ब्राइडल डिग्रीज, जिससे उनकी शादियां हो जाए। आजकल के समाज में पढ़े लिखे लोग अपनी बेटियों को इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि वो लाइफ में कुछ कर ले, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वो एक अच्छे घर की बहू घर बन में जा जाए। सके। एक्चुअली। आप एक घर के अंदर का एक गेटवे ओपन कर रहे हो, आप हर दरवाजे पे खटखटा रहे हो कि ये अमीर घर में ये देख लूं कि इतना लड़के की वैल्यू है, इतना नेटवर्थ है, इतना वो है, मेरी बेटी की एमबीए डिग्री है, लंदन से पढ़ी है, अमेरिका से पढ़ी है, टू बिकम अ हाउस वाइफ। This is हम्म। such a sad reality in 2026 because I see that in my house that all the girls are getting educated to be presented to a very good and rich family so that she can cross that examination of being a bride or being a bahu, गुड बहुत। good bahu। कि हम समाज में बोल सके कि हमारी बहू डॉक्टर है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करती है, हमारी हम्म। बहू लॉयर है वो प्रैक्टिस नहीं करती है, हमारी बहू एमबीए किया हुआ है, हमारी बहू ने सिम्बोयसिस से, लेकिन वो नौकरी नहीं कर सकती है, क्योंकि फिर घर कौन संभालेगा। ये जो इतनी रिग्रेसिव सोच है ना, ये सब कुछ जो तुषार के साथ हुआ है, ये सबका मिल मिलाकर जो रिजल्ट है वो ये आया है। और कहीं भी पढ़े लिखे समाज, अमीर समाज को लग रहा है कि ये हादसा उनकी दरवाजे पे कभी नहीं खटखटाएगा, और उन्हें लग रहा है कि है तुषार जैसा केस हमारे यहाँ नहीं होगा, आप बहुत बड़े डिलूलू में रह रहे हैं, डिल्यूजनल वर्ल्ड में रह रहे हैं। आप अपने ये फिक्शन वर्ल्ड से, डिज्नी वर्ल्ड से बाहर आइए। ये आपके घर में भी दस्तक दे सकता है, जरूरी नहीं इसी नेचर का दे, किसी भी नेचर का दे सकता है। आप अपनी बेटियों को पढ़ाइए और उनको बोलिए कि हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं, तुम अपनी शादी कर रही हो, लेकिन हमेशा ये याद रखना कि इस शादी में तुम कभी भी अकेली हो सकती हो, या तुम अपने आप को कभी भी अकेला कर सकती हो। बिल्कुल। ये बात बहुत जरूरी है, और ये लड़कियों को बहुत जानना जरूरी है कि पापा की परी मत बनो, पापा की लाठी भी मत बनो, पापा की स्पाइन बनो, हम्म। पापा की हिम्मत बनो। पापा को बोलो पापा अगर मेरी शादी में कल को कुछ भी गड़बड़ होती है, आप चिंता मत करो, आपने मुझे इतना सक्षम बनाया है कि मैं अपने आप को वापस से खड़ा कर लूंगी, मुझे किसी भी समाज की किसी भी ठप्पे की जरूरत नहीं है, ये बताने के लिए कि मैं कितनी सक्षम हूँ, कितनी ज्यादा मेरे अंदर एक, मतलब क्यों करती हैं लड़कियां, मुझे समझ नहीं आती है कि आई क्यों थिंक अपने आप को प्यार, इतना रिड्यूस कर देती हैं। पार्टनर का जो मैनिपुलेशन होता है ना गरिमा, प्यार वाला जो पार्ट होता है, वहां पे हम सब वीक हो जाते हैं।
आपको बिल्कुल लगता होता है कि हमारे जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां जो इतना कुछ कर सकती है, दूसरों के लिए खड़े हो सकते हैं, खुद के लिए स्टैंड ले सकते हैं, हम ये छोटी मोटी चीजों से इतना डिप्रेस होंगे? लाइक जब मैंने वो गिरिबाला सिंह के इंटरव्यूज देखे थे, और जो छोटी छोटी चीजें उन्होंने बोली थी जो दूसरों को छोटी छोटी लग रही है, पर मुझे नहीं लगती है, कि वो पौधों में पानी नहीं डालती बिल्कुल थी, भी। दिया नहीं जलाती थी, वो घर अपनी प्लेट उठा के नहीं रखती थी, ये आई कैन नॉट इवन इमेजिन व्हाट त्विशा मस्ट हैव गॉन थ्रू, क्योंकि ये छोटी चीज नहीं है। और अगर इस नहीं है। इंटरव्यू को कोई लड़की सुन रही है और वो ये सारी चीजें अपने घर में फेस करती है और वो ये सोचती है कि ये छोटा है, तो ये नहीं है छोटा। आपको हर चीज नहीं पे है। अगर टोका जा रहा है कि आप क्या खाओगे, आपका वो डिसाइड कर रहे हैं, आप क्या पहनोगे वो डिसाइड कर रहे हैं, आप कब ऑफिस जाओगे, आप काम नहीं करोगे, ये सारी चीजें अगर इफ इट इज गेटिंग डिसाइडेड बाय समवन एल्स, नो यू आर ट्रैप्ड। नो, यू आर ट्रैप्ड 100%। कोई लड़की घर के चार काम कर लेती है, वो सक्षम नहीं है। चाहे वो लड़की बाहर, सक्षम की जो परिभाषा है वो ये है कि समाज से भी अलग रह के अगर आप अपने आप को कुछ बना पाते हो, तो आप एक व्यक्ति हो। एक तो ह्यूमन की तरह ट्रीट करना स्टार्ट करो अपने आप को। सिर्फ औरत तक अपने आप को रिड्यूस मत करो, एक ह्यूमन समझो अपने आप को। एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ ह्यूमन। यू हैव ऑल द फ्रीडम, you have everything in you, you just have to break that insecurity। इतनी insecurity क्यों है कि we need somebody to live our life। औरत का मतलब सिर्फ बीवी होना, सिर्फ कि कोई माँ होना नहीं है। उससे भी आगे बहुत सारे रोल्स हैं, टाइटल्स हैं, जो हम उस पे भी खड़े हो सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत बात थी एक मूवी में, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, जहाँ पे राहुल रॉय जो है वो एक्टर, आई डोंट नो हिज नेम, वो कहता है कि मैंने अपनी बीवी को काम करने की इजाजत दी है। तो हम्म। फरहान अख्तर कहते हैं जिस दिन आपने इजाजत दी, इसका मतलब आपने किसी के ऊपर कंट्रोल रखा है और आप उसको आजादी दे रहे हो, इसका मतलब आपकी वो गुलाम है। भाई कोई गुलाम नहीं है। औरतों को आपसे परमिशन नहीं लेनी है। घर के चार काम करने के बाद औरत जाके बोले कि यार मैं आज थोड़ा सा घूम के आ जाऊं, इतना गिल्ट क्यों रहता है हमारे अंदर करेक्ट। कि हमने अगर घर के काम नहीं किए, तो हम अपने पति से जाके इतना भी नहीं बोल सकते हैं कि हम ना जरा बाहर चले जाएं। तुम्हारे बच्चे पैदा करके बड़ा करे, तुम्हारे बच्चों को लिखाए पढ़ाए, उनका सू बॉडी करने के बाद फिर हमें एक आउटिंग मिलती है, उसमें भी हम 10 बार सोचते हैं। हमने अपनी कंडीशन ये बना रखी है कि वी लिव ऑन पिटी ऑफ समवन एल्स। अच्छा। एंड प्लीज माँ बाप से तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपनी जिम्मेदारियों का, अपनी आकांक्षाओं का बोझ अपने बच्चों पे ना डालें, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। समाज के इस बंधन से खुद को तोड़ दो, मुक्त कर दो। जब आप मृत्यु शैया पे लेटोगे, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मृत्यु मृत्यु शैया पे आप एक शरीर हो जिसके अंदर जान नहीं है। सब कुछ इकट्ठा कर रहे हो सब कुछ छोड़ के जाने के लिए, सब कुछ छोड़ के जाओगे, तो कम से कम इतना करो, अपने बच्चों को वो आजादी दे दो डिसीजंस लेने की। दिस फियर ऑफ टेकिंग रॉन्ग डिसीजन इज प्रिवेंटिंग किड्स एंड प्रिवेंटिंग पेरेंट्स फ्रॉम लिबरेटिंग देमसेल्फ। हाय मेरा बच्चा गलत डिसीजन ना ले ले, हाय मैं गलत डिसीजन ना ले लूं, हाय मैं अपने पापा को डिसअपॉइंट ना कर दूं, हाय मैं अपनी मम्मी को डिसअपॉइंट मत करूं। करो डिसअपॉइंट, करो, हिट द रॉक बॉटम, हिट द रॉक बॉटम। आई जस्ट वॉन्ट टू रियली प्रे फॉर द किड्स इन द फ्यूचर, बिकॉज उनको थोड़ी अक्ल आ रही है। जो जेनजीज है, हमारे मिलेनियल्स आर कॉन्स्टेंटली हेटिंग ऑन जेनजी कि ये जनरेशन को तो पता ही नहीं हम्म। है सेल्फ रेजिलियंस क्या होता है। अरे अच्छा है नहीं पता। दे कैन नॉट टेक अप द टॉक्सिक एनवायरनमेंट इन द कॉर्पोरेट। अच्छा है नहीं पता, कोई बहुत अच्छी चीज ट्रू। नहीं है। ट्रू। और दे आर एक्सपोजिंग, इनको तो हर चीज से प्रॉब्लम होती है। अच्छी बात है, तुम्हें नहीं थी इसीलिए वो लोग भुगत रहे हैं। सही में। अगर मैंने 2011 में आवाज उठाई होती टॉक्सिक कल्चर इन माय वर्क एनवायरनमेंट, तो मेरा भी करियर कहीं और होता, या और मैं थोड़ा सा और बेटर पर्सन होती। तो एटलीस्ट अगर सम अदर गरिमा इज डूइंग इन 2026, लेट्स नॉट जज दैट गरिमा, लेट हर डू इट। एक्चुअली। Let her do it. You're not going to burn any bridges. It's a bogus statement. You will burn your bridges in any field. You'll burn your bridges in your sasral. You'll burn your bridges in the Maika. No, we'll build another one, a fresh bridge of hope, of love, where we don't have to even fight for the justice। इस देश के आधे से ज्यादा क्राइम अगेंस्ट विमेन है। और ऐसा एक्चुअली। नहीं है मेन के अगेंस्ट नहीं है, बट द हिस्ट्री ऑफ हैविंग a criminal, I mean, like the crime against women is going to be slightly higher। हम्म। It will always, men, let that sink in। चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, औरतों पे हमेशा अत्याचार थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि कुछ चीजों में हम बराबर हैं पर कुछ चीजों में हम नहीं हैं।
और वहीं पे हम मात खाते हो, वहीं पे हमारे साथ ये सब हादसे होते हैं। अगर त्विषा आज हमारे साथ होती गरिमा, तो आपको क्या लगता है कि आप क्या बोलते हो उसको, जो ये सब हुआ है वो नहीं होता एंड वी कुड हैव सेव्ड। तुषा मेरे सपने में आती है, और रिसेंटली जब ये चार्जशीट के बाद ये जो डिसीजन आया था, उसके बाद तुषा मेरे सपने में आई थी। मैं देखा तो मैं ड्राइव कर रही हूँ, और पीछे मीनू है, हमारी एक और कजिन, जिससे उसने ये बात बोली थी, आई फील ट्रैप ब्रो। मीनू पीछे बैठी हुई है। और तुषा पहली बार सपने में मुझे घबराई हुई दिखी। तो वो मुझसे बोलती है, नैनू तू गाड़ी चला लेगी ना? तो मैंने उसको बोला, अरे तुझे पता है 2021 से लेके अब तक तो मैं बहुत अच्छी गाड़ी चला लेती हूँ। तू चिंता मत कर, जब तक मैं गाड़ी में हूं ना, मैं चला रही हूँ, तब तक सही चलेगी गाड़ी। और मीनू पीछे से बोलती है कि हाँ दीदी, मुझे पता है आपके साथ मैं बैठी हूँ इस गाड़ी में। अब वो गाड़ी जस्टिस थी, और त्विषा होप थी, क्या था मुझे नहीं पता। लेकिन अगर भगवान ना करे हमारे परिवार में किसी के साथ भी होता, टुक टुक, तो मैं जानती हूँ समर्थ की गर्दन पकड़ के उसको बाहर ले आती उसके घर से। वो उस लेवल की लड़की थी। तो लड़कियों, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि ये हमारे साथ नहीं होगा, त्विषा ऐसी लड़की थी कि गर्दन पकड़ के वो बाहर निकाल के घसीट के लाती हो, अगर ये मेरे साथ होता तो अगर ये उसके साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी होता है। अपने दिमाग, अपने आंख, अपने कान, सब चक्षुओं को खोल के रखो। कहीं भी गड़बड़ निकले, खुद निकल जाओ, निकल जाओ। बहुत बड़ी दुनिया है। दो रोटी, एक छत, कहीं भी मिल जाएगी तुम्हें, किसी भी आश्रम में मिल जाएगी, किसी भी मंदिर में मिल जाएगी, कोई भी जॉब मिल जाएगी। रेडी लगा के पोहा बेच लेना, लेकिन कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, कभी भी मत करना। आई जस्ट फील सो सैड कि हम लोगों की हालत कितनी खराब है गरिमा, कि हम लोग कितना डिपेंडेंट है। हम कितना पढ़ लिख ले फिर भी एक अच्छा ससुराल पाने के लिए हमें कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है ना। और नहीं मिलता तो हमें क्या ऑप्शन है, कि हमें या मंदिर जाना पड़ेगा, या फिर अपने लिए छत पाने के लिए हमें कितना स्ट्रगल है। इट इज सच अ सैड कितना, सोसाइटी वी आर लिविंग इन एक्चुअली। आई मीन कोई कोई आई नहीं व्हेन छोड़ आई रहा गॉट है। मैरिड ओनली माई, कोई नहीं छोड़ता। मेरी खुद की शादी जब हुई थी, तो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी बोल्ड एंड आउटस्पोकन। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, गुड एंड बैड एंड एवरीथिंग। And I told my parents that, you cannot stop me from doing it, because when you stop somebody from doing something, you don't produce good children, you produce great liars. लायर्स। So I don't want to be a great liar. No, you become a liar, you just do it. And then some of my relatives, my own blood, were telling me कि ये तो 1 साल में शादी छोड़ के भाग के आ जाएगी। ये भी एक प्रेशर होता है, ये तो अपने माँ बाप की इज्जत को डुबा के आ जाएगी, ये तो सुनती नहीं है किसी की। आप सोचिए कि हमें ये जब चीजें पता चलती हैं, और जब हमारे ससुराल में लड़ाइयाँ होती हैं, तो ये सब चीजें एको होती हैं आपके दिमाग में कि यार ये फलाने रिश्तेदार ने इतनी घटिया बात बोली थी। अगर कल को मैं सच में अपनी माँ के पास चली जाऊंगी, मेरी माँ तो एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन उनका प्रेस्टेज, उनका प्राइड, उनका इज्जत का क्या होगा? मेरे गुस्से की वजह से, मेरी बोलनेस की वजह से, तो चार चीजें मैंने भी सुन लेती थी कि चलो कोई नहीं यार। तो जब मेरी और तुषार जैसी लड़कियां सुन लेती हैं ना, तो मैं तो पिटी करती हूँ लड़कियों के लिए जिनको माँ बाप ने बिल्कुल ही सुनने के लिए नाजों से बनाया पाला है। है, जिनको कोई एक्सपोजर ही नहीं है। तो मेरे को तो इसी चीज से हैरानी होती है। ये तो हमें बताया गया है कि इस समाज के इन मर्दों के बिना हमारा गुजारा नहीं है, लेकिन समाज में ऐसे भी मर्द हैं, जैसे मेरे हस्बैंड, जो खड़े हैं मेरे साथ डे 1 से, 12 मई से वो मेरे साथ है। और वो कहते हैं कि तुझे जहां तक जाना है इस जस्टिस के लिए जा, उन 10 दिनों के लिए जा जिस 10 दिन में तुषा यहाँ पे रही थी हमारे पास। फॉर एंड दैट मेमोरी यू शुड डू इट। इस पूरे इंसिडेंट में या इस पूरी जर्नी में, जब से तुषा की शादी हुई है या जब से हमें पता चला है कि तुषा इज नो मोर, सबसे ज्यादा टफ चीज आपकी फैमिली के लिए क्या रही है? एक्सेप्टेंस दैट शी इज नॉट देयर एनीमोर। हमें अभी तक बिलीव नहीं होता कि वो नहीं है। मुझे अभी भी लगता है कि सरप्राइज देने की बहुत गंदी आदत थी उसकी, एंड आई डोंट लाइक सरप्राइजेस। वो उसकी ऑपोजिट थी। मुझे अभी भी लगता है कि एक दिन आएगी, नैनू, बहुत तेज बोलती थी वो, नैनू कहाँ छुपी हुई है तू, निकल बाहर। और वो गाती थी वो
मूवीज देख के इंस्पायर हुई थी, ओ जुम्मा मेरी, वो उस तरह की लड़की थी। अबे चल, घर पे पड़ी रहेगी, निकल ले बाहर। तो दिस वाज हर लव फॉर एवरीवन एंड नॉट जस्ट मी, एवरीवन। तो मुझे बस वो लगता है कि वो आवाज मैं नहीं सुन पाऊंगी, और उसके लिए मेरे को समर्थ को फांसी पे पहुंचाना है कि तूने वो आवाज छीन ली हमसे। फांसी पे नहीं तो तेरी लाइफ इतनी मिजरेबल बनानी है, इतनी मिजरेबल बनानी है कि तेरे को भी टुक टुक की आवाज वो सुनाई दे, हेल्प। इतनी मिजरेबल बनानी है उसकी लाइफ। ना मेरा धर्म सिखाता है ये मुझे, ना मेरा ईमान सिखाता है, लेकिन कभी कभी मैं खुद ही भगवान से बोलती हूँ कि नहीं भगवान, थोड़ा इंसाफ तो मैं भी देखना डिजर्व करती हूँ उसके लिए। अगले जन्म में जो होगा देखा जाएगा, इस जन्म में थोड़े तो मुझे दिखा दो विद्वांस बहुत लोगों का। एंड आई थिंक गरिमा, पब्लिक में बहुत पावर है। अभी हम सब एक साथ बहुत। जुटे हैं त्रिशा के लिए। एंड ऐसे इंटरव्यूज जो आज हमने किए हैं, ये बहुत सारे होते रहने चाहिए, कंटिन्यूअस आवाज इस पे उठनी चाहिए, ताकि ये जो आवाज है जो अभी उठी है ये दबे ही नहीं। आई लिटरली फील कि त्विषा का केस, सैडली मैं चाहती थी कि त्विषा साथ में रहे और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करे कि उसके बाद किसी में दम नहीं हो परेशान करने की, और एक ऐसा लॉ बन जाए कि अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है ना, तो वो समझे डिफरेंस कि नहीं, अब आपकी लाइफ हेल हो सकती है, डोंट डू दिस। Unfortunately, she is no more, but her soul is there with all of us. And I think हम सब मिलकर डेफिनेटली एक ऐसा एग्जाम्पल तो सेट कर ही सकते हैं। सर्कल। लॉ लॉ हमारे हाथ में नहीं है, पावरफुल लोगों को गिराना हमारे हाथ में नहीं होता है। बट आई थिंक जितना हम लड़ सकते हैं उतना हम लड़ेंगे, ताकि हम एक दिन डेफिनेटली जस्टिस की आवाज बन सके, और त्विषा का जो नाम है वो एक ऐसे केसेस में ना आए कि ऐसा हो गया सैडली, बट एक ऐसा स्ट्रॉन्ग केस बन के सामने आए कि लोग याद रखें कि ये बंदी कुछ ऐसा करके गई है उन आगे आने वाली सारी त्युषाओं के लिए, जो हम बचा सकते हैं। बिल्कुल, और मैं तो यही चाहूंगी कि अब बहुत समय गुजर चुका है कि हमारे जो लॉज हैं उनको भी थोड़ा स्ट्रिक्ट करना चाहिए, वेदर इट्स मैन और वुमेन। दोनों को प्रोटेक्शन का अधिकार है। दोनों को अपनी शादी में प्रोटेक्टेड फील होने का, सिक्योर्ड फील होने का पूरा अधिकार है। बात यहाँ तक ना बढ़े, वॉकआउट कर लो। बात, क्योंकि आपको अगर सिस्टम पे भरोसा नहीं है तो सिस्टम तक जाने तक के खुद ही सारे रास्ते काट दो, आप खुद ही बाहर आ जाओ। और सिस्टम को भी समझना पड़ेगा, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी उतनी ही करप्ट होगी, उतनी ही लालची होती रहेगी। तो इन लॉज को बहुत स्ट्रिक्ट करना है, थोड़ा सा इसमें भी एवोल्यूशन लाने की जरूरत है। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के बेस पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सजा मिलनी चाहिए, फास्ट ट्रैक सजा मिलनी चाहिए कोर्ट्स में। डाउरी डेथ का केस हो या कोई भी ब्रुटैलिटी अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो, whether men or women, because that's one thing that triggers people. Why are you only talking about women? Men के साथ नहीं होता है, नहीं होता है। होता है भाई, वहां पे भी मिलनी चाहिए। अच्छा। चाहे वो केस सिया का हो, चाहे वो केस अभी गोरखपुर के एक लड़के ने अपनी बीवी को मारा बिकॉज शी वॉज मेंस्ट्रुएटिंग ऑन हर हनीमून, कोई भी केस हो, बख्शना किसी को भी नहीं है। Thank you so much, Garima, या, for joining me today in this थैंक यू। interview. And I'm sorry to, आपकी सारी चीजें वो ताज़ा करने के लिए, बट मैं समझ सकती हूँ कि ये सारी चीजें आप लोगों की हर दिन डिस्कशन बनती होगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ में। एंड आई रियली विश एंड होप कि जस्टिस मिले, और नेक्स्ट टाइम जब हम मिले या हम कोई इंटरव्यू साथ में करें तो एक गुड न्यूज के पॉजिटिव साथ में करें। डेवलपमेंट हो। यस। या, पॉजिटिव एनीथिंग डेवलपमेंट हो। Anything which you would like to say to all the audiences who are going to watch this interview? आई जस्ट, मैं बस सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप होप मत हारिए, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं सीबीआई की चार्जशीट से। वो बिल्कुल मत हारिएगा, क्योंकि जिस दिन कोई नहीं था हम उस दिन से तुषार के साथ थे। जब ना मीडिया था ना कोई था, हमारे, हम उसकी फैमिली हैं, हम उसका इंसाफ का जो पूरा सफर है उसमें हम उसके साथ हैं। हमारे लिए वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसकी प्रेजेंस हमारे साथ रहती है, और हम आपको बता नहीं सकते हैं कि किस लेवल पे हम उसको फील भी कर पाते हैं। तो आप कभी मत सोचिएगा कि हम ये जस्टिस की जो मुहिम है ये छोड़ देंगे। अगर कल को प्रोटेस्ट भी करना हुआ हमें दिल्ली हाई कोर्ट के आगे या सुप्रीम कोर्ट के आगे, हम वो भी करेंगे। एंड दैट्स रियली स्वीट ऑफ सो मेनी पीपल हु वर मैसेजिंग मी दैट अगर आपको प्रोटेस्ट में कभी भी हमारी जरूरत पड़े हम आएंगे। हम सोनम वांगचुक जी के लिए आए तो हम तुषार के लिए भी आएंगे। तो ये बहुत मेरे लिए
बहुत ही गर्व की बात थी, मैं तुषा को बोल रही थी कि देख, टुक टुक आज सारी दुनिया तुझे जानती है ना, सॉरी कि तुझे इस रीजन की वजह से जानती है, पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं तेरे लिए, तेरे लिए। तो तू चिंता मत कर, हम हैं तेरे साथ। एंड प्लीज गाइस इन द कमेंट सेक्शन, बी नाइस टू ईच अदर, बी नाइस टू ईच अदर। इट्स नॉट द फाइट फॉर जस्ट वुमेन, इट्स फाइट फॉर एवरीवन। बी नाइस टू ईच अदर। आपके घर में अगर आपको कुछ भी ऐसा दिख रहा है होता हुआ, प्लीज विसल ब्लोअर बनो, आवाज उठाओ। आपकी भाभीियों के साथ हो रहा, आपकी बहनों के साथ, आपकी माओ के साथ, चुप नहीं रहना है, एक्सपोज करो ऐसे लोगों को, बिल्कुल एक्सपोज करो। दैट्स इट। Thank you so much, Garima. And थैंक यू। I will pray to God to give you all the strength to you and your family. Thank you, Purva. Thank you. I feel so blessed that there are women out there who are reaching out to me and Tusha's family for their support. And this means a lot to us during this phase of our case, because people I thought may have forgotten about her, but you are a classic example of no one has forgotten Tusha yet. She No is one has still very forgotten. fresh in everybody's memory. Yes, Thank definitely. you. Thank you so Thank much. you. Thank you so much. May God bless you. Thank you. Yes, you too.